चलिए, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो वर्नर यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर काम किया है। और कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैसे बनता है, तो सबसे पहले उन्होंने एक थ्योरी दी है ना। उन्होंने बोला कि जैसे ये कंपाउंड है COCl3.6NH3, इस कंपाउंड के साथ ये 3 Cl और 6 NH3 दो तरीके से जुड़ते हैं। तो उन्होंने एक इस तरीके से बनाया कि जैसे आप कहिए ये NH3, ये NH3, 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 Cl, 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 है ना। उन्होंने बोला कि ये जो सॉलिड बॉन्ड के थ्रू जैसे बनाए हुए हैं, जब इस कंपाउंड को पानी में मान लो डाला जाए तो ये टूटते नहीं हैं, ये कोबाल्ट के साथ अटैच रहते हैं, है ना। तो ये नॉन आयनाइजेबल टाइप के हैं। और ये जो डैश के थ्रू बनाए हुए हैं, ये जब पानी में डालते हैं तो ये टूट जाते हैं, ये आयनाइजेबल टाइप के हैं। तो उन्होंने यहाँ पर दो टाइप से बोला कि दो टाइप के, एक सेंट्रल मेटल के पास दो टाइप की वैलेंसी हैं। एक तो वो हैं जो आयनाइज हो जाती हैं, जिनको डैश्ड लाइन से बनाया, डैश्ड मतलब वही वीक लाइन है। और एक वो होती हैं जो सेंट्रल मेटल से अटैच रहती हैं, वे टूटती नहीं हैं, जिसको सॉलिड उससे बनाया, ये नॉन आयनाइजेबल। तो दो टाइप की वैलेंसी का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। प्राइमरी वैलेंसी जो कि आपकी टूट जाती हैं, जो कि 3 Cl से सेटिस्फाइड हो रही हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी जो टूटती नहीं है, वे मेटल के साथ अटैच रहती हैं, इन्हें नॉन आयनाइजेबल बोला गया। तो वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो है उसमें इतनी ही बात है, प्राइमरी वैलेंसी की बात है और सेकेंडरी वैलेंसी की बात है, इसमें ही थ्योरी इन्होंने खत्म कर दी है। ठीक है, तो इसमें लिखिए द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। The important postulates of Werner theory are that coordination compounds exhibits two type of valencies. ये स्ट्रक्चर पहले बनाइए। ठीक है, तो पहली वैलेंसी, पहला यह है प्राइमरी वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसीज, VALE, प्राइमरी वैलेंसीज। तो उन्होंने बोला कि प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी है जो कि आयनाइज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर 3 Cl हैं, तो 3 Cl आपके आयनाइज हो जाएंगे, पानी में डालने पे ये अलग टूट के आयन बनाते हैं, तो इन्हें बोला गया प्राइमरी वैलेंसी या फिर आयोनाइजेबल वैलेंसी। तो इसमें लिखिए प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू
प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। देखिए कोबाल्ट पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में +3 का चार्ज होगा, और वो +3 का चार्ज किसकी वजह से है? 3 Cl की वजह से, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन्हीं की वजह से है। आगे लिखिए कॉमा, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, satisfied by negative ions, full stop. It is also called principal, ionizable or ionic valency, or ionic valency, or ionic valency। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, हाँ वही वाला प्रिंसिपल, वही Pal वाला, मतलब मेन, मुख्य। नेक्स्ट लिखिए सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी अमोनिया से जैसे यहाँ पे सेटिस्फाइड है, और ये नॉन डी अटैचेबल है, ये डी अटैच नहीं होते कोबाल्ट से, ठीक है। ये नॉन आयनाइजेबल हैं, या इन्हें सेकेंडरी वैलेंसी बोला है। देखिए सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स द सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल, coordination number of the metal, full stop. Secondary valency is satisfied by neutral ligand or negative ion, full stop. This valence is non-ionic. And non-ionizable. ठीक है। तो वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी में इतना ही है। वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताता कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर बना कैसे है। अब अगली थ्योरी पे हम चलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस बात पे नोबेल मिला था। हाँ, इस बात पे भी और भी इन्होंने काम किया है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन्हें मैं बताता हूँ इन्होंने क्या क्या किया है। इन्हें नोबेल प्राइज मिला है 1913 में फॉर प्रपोजिंग द ऑक्टाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल शेप की है ना। इस चीज़ के लिए मिला है 1913 में, है ना। मतलब बेसिकली जो सबसे प्राइमरी काम किया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर वो इन्होंने किया था। उसके बाद लोगों को पता चला हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टाइप से भी कुछ और है ना, तब बाकी लोगों ने काम किया है। चलिए नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम एक कॉम्प्लेक्स स्पेयर कैसे बनता है उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्पेयर का फॉर्मेशन होता है। इसमें लिखिए द समराइज पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आर।
समराइज पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आर। इसमें हम ये जो कोऑर्डिनेशन एक स्पेयर है CuCl4 2-, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे फॉर्म होता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट में जो यहाँ पर कॉपर है ये पहले अपने आप को एक उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाता है। कॉपर यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 में है। 4Cl है यहाँ पर 2- तो कॉपर +2 में है। तो सबसे पहले जो कॉपर एटम है वो कॉपर 2+ बनता है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर ये है। तो इसमें लिखिए, ये बना, ये लिखिए, और उसके बाद पॉइंट 1 central atom loses a required number of electrons. Central atom loses a required number of electrons to form the ion. To form the ion. तो देखिए कॉपर 29, कॉपर 29, तो यहाँ पर आपका आर्गन, और आर्गन के बाद आपका यहाँ पर ये 4s है ना, 3d10, और यहाँ पर आपका 4s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसमें। ठीक है, तो हम इसको ये बना लेते हैं, डी के लिए बना लेते हैं, आर्गन को तो ऐसे रहने दो, और यहाँ पर 4s, तो ये आपका 3d है और ये आपका 4s है। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पर बनेगा ये कॉपर 29 2+, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, तो कहाँ से निकलेंगे? जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में आया इसमें है, लेकिन ये होता है जब ग्राउंड स्टेट में आपका एटम हो। तो ग्राउंड स्टेट में अगर एटम है तो 4s से ज़्यादा एनर्जी है 3d की। लेकिन जब आप एन इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं तब आप एटम को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं। उस वक्त जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है वही सबसे बाहर वाली एनर्जी का शेल है, उसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए पहले 4s से निकलेगा और फिर 1 इलेक्ट्रॉन आपका 3d से निकलेगा। तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा आर्गन, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3d9 और यहाँ पर आपका 4s0। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। डी के अंदर आपके 9 है और 4s के अंदर आपका 0। तो 4s इसमें 0 है और 3d में ये कन्फिग्रेशन बन जाएगी। तो पहला कॉपर 2+ इस स्टेट पर आ जाएगा। ये बनाइए, इनके पास 4p भी होगा, जो अभी खाली होगा उसको भी हम बना लेते हैं। ये 4p होगा, हो गया। चलिए अब यहाँ पर जो कॉपर 2+ आयन है, क्योंकि उसे 4 लिगेंड से इलेक्ट्रॉन डोनेशन लेना है, 4 Cl- से उसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन लेना है, 1 Cl- 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
तो इस कॉपर 2+ को अपने पास 4 ऑर्बिटल तैयार करने होंगे। तो यहाँ पर कॉपर 2+ एक s और 3 p को लेकर हाइब्रिडाइजेशन करेगा और 4 sp3 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 नाम के हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करेगा। नेक्स्ट लिखिए, सेंट्रल मेटल आयन, ये हाँ सेकंड पॉइंट है ये, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेंट्रल मेटल आयन hybridizes their empty orbital, central metal ion hybridizes their empty orbital, hybridizes their empty orbital to acquire the lone pair electron, to acquire the lone pair electron, to acquire the lone pair electron from ligands, from ligands। तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये अपने इन ऑर्बिटल को लेकर हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाई पड़ेगा Cu2+, ये आर्गन, उसके बाद आपका ये 3D एज इट इज ही 3D, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे ये। उसके बाद यहां पर 4 ऑर्बिटल बन गए हैं, sp3 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 और sp3। ये सेकंड काम होता है। कॉपर 2+ अब 4 खाली ऑर्बिटल लेके बैठा है, लिगेंड आएंगे और अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर डोनेट करेंगे। ये बनाइए, ठीक है, ये बनाया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स स्पेयर का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब यहाँ पर Cu2+ बैठा है, उसके पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, खाली हैं, 4 Cl- आएंगे और अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट करेंगे इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। तो थर्ड पॉइंट लिखिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स आर डोनेटेड, lone pair electrons from ligands are donated in these empty hybrid orbitals, in these empty hybrid orbitals, in these empty hybrid orbitals। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका CuCl4 2- का फॉर्मेशन होगा, 4 लिगेंड आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक लिगेंड ने दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक लिगेंड ने दे दिए, इस तरीके से। तो ये आपके क्या हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो लिगेंड ने डोनेट किए हैं। आपसे पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या एक्वायर करी थी इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। इसकी जो मोलिकुलर शेप है, मोलिकुलर जो शेप है वो क्या बोली जाएगी, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अलाइन होते हैं, टेट्राहेड्रली। तो मोलिकुलर शेप आपकी हो जाएगी टेट्राहेड्रल। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, हाँ ये इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन।
यस, कितने हैं? एक है ना। n से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू से इसे रिप्रेजेंट करते क्या होता है अंडर रूट के अंदर? n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, है ना। n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 और 1+2, तो ये आपका हो जाएगा 1.732 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक कॉम्प्लेक्स स्फीयर बनता है। और ये सारी जानकारी है जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि पैरामैग्नेटिक है नहीं है, शेप क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। ठीक है, ये लिखिए। हो गया। लास्ट पॉइंट में यहाँ पे ये बोलता है कि जो मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ ओवरलैपिंग की है, और इस ओवरलैपिंग में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो लिगेंड नहीं दिए हैं, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जब भी दो एटम के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है तो उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड टू मेटल की तरफ है, लिगेंड टू मेटल। दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ए से बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और अगर ए ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए से बी की तरफ बनाया जाता है। ए से बी की तरफ एरो लिखिए। एक पॉइंट और है, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन overlap with the orbitals, overlap with the orbitals containing lone pair, containing lone pair
overlap with the orbitals containing lone pair and form ligand to metal sigma bond, ligand to metal sigma bond, ligand to metal sigma bond. ठीक है. This bond is also called ligand to metal, again वही ligand, ये एरो मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ligand to metal coordinate bond. ligand to metal coordinate bond. ठीक है. इस थ्योरी में इतना ही पॉइंट है. अब हम इस थ्योरी को यूज करते हुए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बनाने के लिए पहले आपको जो कुछ ये मेटल्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होने चाहिए. तो ये चीज़ आप पेज की लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और पेज के राइट साइड, ये पेज खिसक गया है, ये यहाँ था, ये गड़बड़ हो गया है, ये चीज़ यहाँ आएगी. समझ गए? पेपर के इधर की साइड में लिखना. जो अब हम लिखने वाले हैं वो ज़रूरी है ऐसा करना. यहाँ पे ये सारी चीज़ लिखना, और यहाँ पर फिर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखेंगे. एक पेज में आ जाएगा. हाँ, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम एलिमेंट्स. तो क्रोमियम है ना, क्रोमियम 24 होता है, तो यहाँ पर आपका आर्गन, और यहाँ पर आपका आता है 3d5 और 4s1. अब हमें क्रोमियम नहीं चाहिएगा, हमें ज़रूरत पड़ेगी क्रोमियम 3+ की. तो यहाँ पर एक लाइन हम खींच लेंगे, ये तो रेफरेंस के लिए है ना. हमें यहाँ पे चाहिए कि ज़रूरत क्रोमियम 3+ की. और ये बार बार ये आर्गन हम नहीं लिखेंगे, हम वो लिखेंगे जो हमारे काम का है. हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे 3d में क्या चल रहा है, 3d ऑर्बिटल में, 4s में क्या चल रहा है, 4p में क्या चल रहा है, 4d में क्या चल रहा है. तो यहाँ पर 3d हम बनाएंगे, हम फिर यहाँ पर बनाएंगे 4s, हम फिर यहाँ पर बनाएंगे 4s, हम यहाँ पर बनाएंगे 4p, और हम यहाँ पर बनाएंगे 4d. सबके लिए मेहनत वाला काम है, लेकिन ये करना होगा. चलिए, कॉपर 3+ में बताइए 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे. पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से गायब हो जाएंगे. जब 3d5 था तो एक थे, तो अब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एक दिखेगा, फिर एक दिखेगा, फिर आपको एक, ये खाली, ये सब खाली. तो ये आपका कॉपर 3+ है. कॉपर 3+ की जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारी आंखों के सामने होना चाहिए कि अच्छा से 3d में 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं. अगला है Mn, और हम बनाएंगे Mn2+. अगला है हमारा Mn, मैग्नीज 25, और मैग्नीज होता है आर्गन. 4s में 2 होते हैं और 3d में होते हैं 5. हमें बनाना है यहाँ पर Mn2+. तो सेम ऐसी बॉक्स बना के ज़रा बनाइए, इसको बनाइए. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें किस किस का ज़रूरत पड़ेगी, और उन सबका अब आप बनाइएगा सही से. अगर सही नहीं बनाओगे तो पन्ना फिर काट के फिर उसे काम करना पड़ेगा. और यहाँ पे देख रहे हो इतने सारे ऑर्बिटल फिर बनाने पड़ेंगे. अगला हमें चाहिएगा Fe26 होता है, और ये आपका होता है आर्गन 3d6 4s2. हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी Fe3+ की, Fe3+, और हमें जरूरत पड़ेगी Fe2+ की. फिर कोबाल्ट
कोबाल्ट 27, आर्गन यहाँ पर हो जाएगा 4s2 3d7, और हमें ज़रूरत पड़ेगी कोबाल्ट 2+ की, कोबाल्ट 3+ की 27। सेम ऐसी बॉक्स बनाते हुए बनाइएगा। निकेल 28, तो ये आपका है आर्गन 4s2 3d8। हमें ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्ट निकेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, और हमें ज़रूरत पड़ेगी निकेल 2+ की। अगला है हमारा कॉपर 29, आर्गन 3d10 और आपका 4s1, और हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉपर 2+ की 29। ठीक है, ये आपको बनाना है पूरा। हम्म, 4D की जरूरत पड़ेगी इसलिए बनाया, किसी में भी नहीं हो। जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, अगर हम कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं sp3d2, तो sp3 इन d की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पता होना चाहिए d में क्या चल रहा है, 4D में क्या है। निकल के खाने की जरूरत पड़ेगी। केवल निकेल की भी जरूरत पड़ेगी।
चलिए, ये क्रोमियम 3+ का है, यही बनाया है। मैग्नीज का ये है, डी में 5 है और एस में 2 है। आपको बनाना है Mn2+, एस के दोनों गायब हो जाएंगे, डी में आपको 5 लिखेंगे। तो ये यही बनाया है, नहीं बनाया है तो यही बनाना, सही कर लेना। आयरन में एस में 2 है और डी में 6 है। आपको बनाना Fe3+, Fe3+ बनाना तो एस के दोनों गायब होंगे और डी में से एक चला जाएगा, और डी में से एक चला जाएगा तो बच जाएंगे 5, तो ये हो जाएगा आपका Fe3+। हमें बनाना Fe2+, तो एस के दोनों डी में आपका बचे रह जाएंगे, तो डी में 6, तो डी में 6 हो जाएंगे ये, ठीक है। कोबाल्ट एस में 2 है, डी में 7 है। आपको बनाना कोबाल्ट 3+, तो एस के दोनों चले जाएंगे और डी में से चला जाएगा 1, तो डी में बच जाएंगे 6। अगला निकेल, एस में 2 है, डी में 8 है, तो एस में 2 बना देंगे और डी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
निकल 2+, निकल 2+ बनाएंगे तो S के दोनों गायब हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉपर D में 10, S में 1, हमें बनाना कॉपर 2+, तो S में से 1 चला जाएगा और D में से 1 चला जाएगा, तो D में 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो जाएगा। ये आपने लिखा हुआ है पेज के लेफ्ट हैंड साइड में, और जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे राइट हैंड साइड में तो आपकी आंखों के सामने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिख रहा होगा। कई बार जब हम बोलेंगे कि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट कर जाएंगे, कई बार ऐसा होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये अंदर आकर शिफ्ट करके पेयरिंग बना लेंगे, तो D के खाली हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। कई बार कोई लिगेंड आएगा, वो क्या करेगा कि अंदर वाले D यूज करेगा, बोलेगा मुझे अंदर वाले 2 D चाहिए, तो यहाँ के ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर और फ्लिप होकर पेयर कर लेंगे, तो D में ये दोनों खाली हो जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखता रहना चाहिए कि कौन से D के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाकर पेयर किए हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड पेज पे बनवाया। तो राइट हैंड पेज पे अब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। हाँ वो आता रहता है, पता नहीं कैसे, लाइट का एक्सपोजर सही नहीं है। ये तो सही आ रहा ना, ये सही आना चाहिए। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर, हाँ ये राइट हैंड साइड वाले पेज पर है ना, और एक जगह और यहाँ पर ये ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑर्बिटल्स, ऐसा वर्ड लिख लेंगे ऑर्बिटल्स है ना, और यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑर्बिटल्स यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन, फिर यहाँ पर है ज्योमेट्री, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ज्योमेट्री, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक नेचर। पहले मैं एक वो बना देता हूँ, फिर आप उतने स्पेस के अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है, कितना पेज पे आपको स्पेस चाहिए। पहला है सी, हाँ पहले तो इसमें एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे, जहाँ पर वो लेफ्ट पेज पे लिखा वहाँ पर नोट करके पॉइंट लिखिए। हाँ हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो हेलोजन डोनर लिगेंड होगा, हेलोजन डोनर से मतलब F-, Cl-, Br-, और जो ऑक्सीजन डोनर होगा जैसे कि H2O है ना, OH-, वे यूजली आपके इलेक्ट्रॉन्स को अंदर पेयरिंग नहीं कराते। इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर D में बैठे वहीं बैठे रहने दो, वे अगले वाला D यूज कर लेते हैं। और जो नाइट्रोजन डोनर या कार्बन डोनर लिगेंड है, वे अंदर वाले D के इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करा देते हैं। जैसे कोई होता है ना, ट्रेन में बैठे हैं, कोई दबंग साथ में, भैया खिसको, ऐसा खिसकवाने पर रहता है, वो ये नहीं कि जहाँ खाली बैठी है वहाँ पे बैठ जाए, वो उसे वहीं बैठना है। तो हेलोजन डोनर और ऑक्सीजन डोनर जब लिगेंड होगा तो वो जो D ऑर्बिटल है 3D, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, और जो नाइट्रोजन और कार्बन डोनर होगा वो उसी में शिफ्टिंग करा के अंदर वाले D यूज करने में इंटरेस्टेड रहता है ना। तो इसमें लिखिए यूजुअली हेलोजन एंड ऑक्सीजन डोनर, यूजुअली हेलोजन एंड ऑक्सीजन डोनर, हेलोजन एंड ऑक्सीजन डोनर जब वो अंदर शिफ्टिंग नहीं कराता तो आगे वाला D यूज करता है, आउटर वाला D यूज करता है, तो सब बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स। तो इसमें लिखिए डोनर फॉर्म आउटर कॉम्प्लेक्स, डोनर फॉर्म आउटर कॉम्प्लेक्स, एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन डोनर, लिगेंड, and nitrogen and carbon donor ligand form inner complex,
फॉर्म्ड इनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये ऑर्बिटल वाला आ पाएगा नहीं उसमें। चलिए मैं एक बार मैं बनाने की कोशिश करूंगा। पहला हम बनाएंगे CrH2O6 3+, CrH2O6 3+। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या होगी? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? प्लस के 3 होगी। और जब प्लस के 3 होगी तो आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक ये दिख रहा होगा इसका 3D, यहाँ पर आपका 4s 4p और यहाँ पर आपको 4d। तो आपको क्या दिख रहा होगा इसमें? 1 2 3 4, ये आपका है 4s, ये आपका है 4p। अभी मैं देख रहा हूँ इतनी जगह मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, जगह अगर मिल पाएगी तो बना लेंगे। सुनो सही, तो यहाँ पर क्रोमियम 3+ हमने बनाया तो क्या दिख रहा है उसमें? क्रोमियम में 3 दिख रहे हैं, तो क्रोमियम में आपको ये 3 दिख रहे हैं, बाकी सब खाली पड़ा है। देखिए H2O हालांकि अंदर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं करता, लेकिन अंदर के D तो पहले से ही खाली पड़े हैं। अगर पहले से ही खाली पड़े हैं तो फिर H2O उन अंदर वाले D को यूज कर लेगा। तो दबंग हो चाहे जब वो खाली पड़े हैं तो फिर कोई भी वहां पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर अब H2O के 6 लिगेंड आएंगे, अंदर वाले 2 D, एक S और 3 P को लेंगे, D2sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? D2, जब पहले D लिखा जाएगा तो अंदर वाला यूज हुआ है D2sp3, ये आपका बनाएंगे। और यहाँ पर आपके ये लिगेंड ने डोनेट किया, ये 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 आपका यहाँ पर बनेगा, है ना। और हाइब्रिडाइजेशन आपकी इनसे मिलकर बनी थी D2sp3 से। ये बन पाएगा? उतना नहीं बन पाएगा। ठीक है, मैंने एक बार इसमें समझा दिया कि कैसे हुआ, मैं समझा देता हूँ, आप इस वाले कॉलम को छोड़कर बाकी सब लिख लेना। अब जब D2sp3 तो ज्योमेट्री आपकी आती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, है ना। sp3d2 हो चाहे D2sp3 हो, आपकी ज्योमेट्री आती है ऑक्टाहेड्रल। अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है? इस पूरे सिस्टम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जब ये बने हैं तो ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक आएगा। सर आप ये कहते हो कि शेप और ज्योमेट्री अलग-अलग चीजें हैं? ऑर्बिटल ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर शेप अलग अलग चीजें हैं। जैसे H2O में ऑक्सीजन ने ऑर्बिटल की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, लेकिन मॉलिक्यूलर शेप क्या है? वी शेप। तो ऑर्बिटल उसे लिखना पड़ेगा, केवल शेप और ज्योमेट्री लिखने से काम नहीं। किसकी शेप? ऑर्बिटल की शेप, ऑर्बिटल की ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर शेप, ऐसा। कई बार वो लिखता नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलता वो किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लिखा जाना चाहिए। अगला देखिए, अगला है CrNH3 3+, CrNH3 3+। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? +3। अगेन क्रोमियम आपका +3 में है, तो सेम उसी तरीके से आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है ये, और अब यहाँ पर ये क्या करेगा? ये तो वैसे भी आपका पेयरिंग कराने वाला लिगेंड है ना। तो यहाँ पर अंदर का D, 2D, एक S और 3P को लेकर ये बनाएगा D2sp3। और जो 6 लिगेंड है वे आपके यहाँ पर इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेंगे। तो अगेन D2sp3 शेप वही ऑक्टाहेड्रल, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगला है MnCl4 2-। अगला है MnCl4 और 2-। तो यहां पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी? +2। तो Mn2+ का हमने बनाया हुआ है। Mn2+ में आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं?
5 दिखते हैं, S में 0 है, फिर ये 4p है और यहाँ पर आपका ये 4d है। 1 2 3 4। तो आपको दिखता है ये और ये। अब Cl, जो Cl है वो आपका अंदर पेयरिंग कराने वाला लिगेंड नहीं है, है ना, तो वो अंदर वाले D को एज इट इज छोड़ देगा। तो अब यहाँ पर क्या करेगा 4 लिगेंड है तो एक S और 3 P को मिलकर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगा और इन 3 के हाइब्रिड होने के बाद यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट यहाँ पर होंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल आ जाएगा। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है? हाँ 5 हैं और ये आपका पैरामैग्नेटिक। अगला है MnCN6 4-। अगला है MnCN6 और 4-। यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर भी +2 ही है, इसको बना लेते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4। ये आपका ये 4s, ये आपका 4p और ये आपका 4d। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनिशियली आपके पास क्या है, ये इनिशियली आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है, ठीक है। और Cn एक दबंग लिगेंड है, मतलब एक तरीके से वो अंदर पेयरिंग करा दे, चलो खिसको, तो इन 2 d इलेक्ट्रॉन को बोलेगा चलो इधर खिसको, और जब ये खिसकेंगे तो आपको क्या आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पर आकर पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगा और ये दोनों यहाँ पर आकर पेयरिंग कर लेंगे। उसने अपने लिए अंदर के 2 d खाली करा लिए, और जब अंदर के 2 d खाली करा लिए तो अंदर वाले 2 d, एक S और 3 p को मिलाकर यहाँ पर D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो करेगा और इसमें फिर आपके ये डोनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी आएगी D2 sp3 ऑक्टाहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ एक है, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है ना। अगला देखिए FeH2O6 3+, FeH2O6 3+, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, तो Fe का ये बना लेते हैं। चलिए Fe में क्या था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर जो H2O है वो अंदर पेयरिंग कराने वाला लिगेंड नहीं है, तो वो इन ऑर्बिटल्स को एज इट इज ही छोड़ देगा। वो अब यहाँ पर क्या करेगा, एक S 3p और बाहर वाले 2 d ले लेगा, ये तो यहाँ पर ये करेगा sp3 d2 और यहाँ पर अब इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे। आपकी हाइब्रिडेशन आएगी sp3 d2 ऑक्टाहेड्रल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ है 5 हैं और ये पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगला है FeCN6 4-, FeCN6 और आपका ये 4-। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2+ है, +2 है, तो ये बना लेते हैं 1 2 3 4, फिर ये है आपके पास 4s, ये आपके पास है 4p, ये आपके पास है 4d। तो पहले ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका इस तरीके से है, ठीक है। Fe2+ में ये है ना।
2 प्लस है तो ये वाला होगा ना, S में से गायब होंगे, यहाँ पे 6 होंगे। अब ये जो CN है ये अंदर पेयरिंग कराने वाला लिगेंड है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को बोलेगा कि इधर खिसको। जैसे वो है ना अक्षय कुमार, उस फिल्म बोलता है ए खिसक। एक वो छोटा सा वो ने, कौन सी फिल्म है वो, हेरा फेरी 2 में, ओ खिसक खिसक, जब वो चाय की टपरी से बैठता है, जब वो स्कीम बता रहा होता है कि किस दिन में पैसे डबल, कि कोई सुना ए खिसक, हाँ तो ये बोले ए खिसक, तो इन्हें खिसका देगा। इन्हें खिसकाने के बाद क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, क्यों नहीं देखते हैं, इन्हें खिसकाने के बाद वो अंदर पेयरिंग करा देगा। तो ये अंदर पेयरिंग करा दी, देखिए अंदर पेयरिंग हो गई। अंदर पेयरिंग होने के बाद ये अंदर के 2 D, अंदर वाले 2 D, एक S और 3 P यूज करके क्या बनाएगा, D2sp3 बनाएगा। और यहां पर आपका ये फिर डोनेशन हो जाएगा। तो आपका यहां पर क्या आएगा, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो जो आउटर वाले होते हैं, जिसने बाहर वाला वो डी यूज किया है, यूजली उनका स्पिन ज्यादा आता है क्योंकि उन्होंने अंदर पेयरिंग नहीं कराई है। दैट मीन्स अगर यहां पर अगर आप म्यू देखें तो म्यू आपको क्या दिखाई पड़ेगा, 5 + 2 है ना, तो अंडर रूट के अंदर 35। और यहां पे अगर आप देखें तो म्यू क्या दिखाई पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर 0 और 0 + 2, तो ये 0। तो यूजुअली जो आउटर कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। जो आउटर वाले होंगे, जो बाहर वाला डी यूज कर रहे हैं, तो अंदर उन्होंने पेयरिंग नहीं कराई तो उनका स्पिन ज्यादा मिलेगा। तो ये आपका आउटर कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला क्या है आपका आउटर कॉम्प्लेक्स है, या इन्हीं को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये आपका इनर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसने अंदर वाले डी यूज किए हैं और इनका यूजुअली जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कम मिलेगा। यहाँ पर तो बिल्कुल ही 0 हो गया है ना, लेकिन कम होगा। जैसे यहाँ पर देखिए Mn का है, इसने बाहर वाले यूज करे तो 5 अनपेयर्ड है तो अंडर रूट 35, यहाँ पर एक ही रह गया तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऐसे चलता है ये। तो ये कॉलम अगर चाहो तो बना लो, नहीं आ रहा है तो मत बनाओ। दैट मीन्स मैंने समझाने के लिए बनाया कि कैसे ये चल रहा है, इसीलिए लेफ्ट पेज में मैंने वो लिखाया है कि आपको ध्यान में रहे कि कौन कहाँ पेयरिंग होकर क्या चला है। बनाइए यहाँ तक, और भी है, हाँ हैं? और है मतलब वो लिखने के लिए है? नहीं, और अभी कराऊंगा ना। अभी कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 4 8 हो रहे हैं अभी। कहाँ लग गए हैं?
सर sp3 d2 है और d2 sp3 है। स्ट्रक्चर में कोई बात नहीं है। ऑक्टेडल में नहीं। लिख लिया? आपको तो ये थोड़ा लिख रहे हैं, ये तो कॉलम लिख ले हैं, लिखे नहीं गए अभी ये हैं। चलिए आगे देखें।
ये निकल के 4 ये कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं ये चारों को हम एक साथ स्टडी करेंगे। NiCl4 2 माइनस NiCN4 2 माइनस NiCO4 और NiNH3 6 2 प्लस। देखिए यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहां पर भी +2 है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो पहले मैं इनको बना लेता हूं। ये आपका है 3D 4S 4P और आपका 4D। ये 4S, ये आपका 4P और ये आपका 4D। देखिए निकल 2 प्लस, निकल 2 प्लस में क्या होगा, 3D8 4S2 होता तो D के S के चले गए होंगे। तो ये आपको ये दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये दिख रहा होगा। अब यहाँ पर ये Cl है, ये अंदर पेयरिंग कराने वाला लिगेंड नहीं है, तो क्या करेगा, एक S और 3 P को लिखा क्या क्या बनाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। ठीक है, sp3d हाइब्रिडेशन होने के बाद 4 Cl अपने लोन पेयर डोनेट इस तरीके से कर देंगे। तो आपके पास क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आएगी sp3, ज्योमेट्री आपके पास आएगी टेट्राहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ है 2 हैं, और ये पैरामैग्नेटिक। अगला देखिए यहां पर अगेन सेम, पहले 2 प्लस का मैं बना लेता हूं। ये 4S, ये आपका 4P और ये आपका 4D। तो पहले इसमें ये होगा D8 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब Cn कैसा लिगेंड है, Cn दबंग लिगेंड है, वो अंदर एक खिसक ये वाला काम करता है। तो क्या बोलेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा भाई खिसक, पीछे खिसका देगा। पीछे खिसकाने के बाद इसने एक D खाली करा लिया। अब जब एक D खाली करा लेगा तो अंदर वाला एक D एक S और 2 P को लेकर ये बनाएगा DsP2, ये बनाएगा DsP2। और यहाँ पर अब ये लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे। जब DsP2 होता है तो क्या आपकी ज्योमेट्री आती है, स्क्वायर प्लेनर। आपकी ज्योमेट्री आती है स्क्वायर प्लेनर। sp3 होने पर टेट्राहेड्रल, DsP2 होने पर आती है स्क्वायर प्लेनर। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, ये क्या है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, चलिए निकल 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो वापस मैं इसको बना देता हूं। तो निकल 0 में आपको 4S में 2 दिखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोबाल्ट सॉरी जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये CO है कार्बोनल। ये लिगेंड कैसा है, ये भी अंदर शिफ्टिंग करने वाला है। ओ खिसक, किसको खिसकाएगा अभी, ये S के इलेक्ट्रॉन को बोलेगा चलो इधर D में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, तो S के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इन्हें यहाँ से शिफ्ट करा के वो अंदर इसमें भेज देगा, यहाँ पर वो पेयरिंग करा देगा। जब यहाँ पर पेयरिंग करा देगा तो अब S उसने खाली कर लिया, और जब इसने S खाली कर लिया तब यहाँ पर एक S और 3 P को मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन करेगा, कौन सी, sp3। और इस sp3 में यहाँ पर आपको ये लोन पे डोनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आ गया sp3, यहाँ पर टेट्राहेड्रल, यहाँ पर अब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, ये डायमैग्नेटिक। इस और बना लेते हैं। D में आपके पास कितने हैं, 8 हैं, 1 2 S है, ये आपका है P,
ये आपका है डी। चलिए, तो 2+ में है तो ये खाली होगा और यहाँ पर होंगे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो NH3 है वो अंदर शिफ्टिंग कराने वाला लिगेंड है, तो अगर आप देखें अगर उसने शिफ्टिंग करा दी तो 1 डी खाली होगा और उसे चाहिए 6, तो एक अंदर वाला डी और फिर यहाँ पर एक ये 3 ये और एक बाहर वाला डी, इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, मतलब अगर 2 डी चाहिए तो या तो दोनों डी अंदर वाले होंगे या दोनों डी आपके बाहर वाले होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा DsP3D, इस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो क्योंकि अंदर 2 डी उसे नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर ये शिफ्टिंग भी नहीं कराएगा। शिफ्टिंग कराएगा तो खाली खाली का फिर क्यों खाली कराएगा, है ना। तो अगर अंदर 2 डी नहीं मिल पा रहे हैं तो इन्हें ये एज इट इज छोड़ देगा। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एज इट इज छोड़ देगा और बाहर वाले फिर 2 डी लेगा, तो 1s 3p और बाहर वाले ये 2 डी लेकर कराएगा ये sp3d2 और इसमें अब यहाँ पर आ जाएगा और इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा sp3d2 sp3d2। यहाँ पर आपका आ जाएगा ये ऑक्टाहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ है 2 इलेक्ट्रॉन है और ये आपका आ जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब लगभग टाइम हो गया है ना, तो 2 और बचे हैं। अच्छा 6 8 नहीं थे, 2 थे। कोबाल्ट वाले बना दिए ना मैंने पिछले में, C1H36 वाले। अच्छा वो छूट गए, तो फिर ये आप बना लेना है। ये आयरन तक बनाए हैं, अच्छा ये बीच में छूट गए हैं ये, तो ये वाले आप बनाना COF6 3- ये बनाना CONH36 NH36 3+ ये बनाना और CuCl4 2- ये बनाना और CuNH34 2+ ये मैं बनाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ खास है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है, तो यहाँ पर हम इसे बना लेते हैं। ये आपका D होगा 1 2 3 4, ये आपका फिर 4s होगा, ये आपका फिर 4p होगा, ये 3d होगा, ये आपका 4s होगा, ये आपका 4p होगा और ये आपका होगा यहाँ पर 4d। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें ये आपको D9 दिखाई पड़ेगा। ये ठीक है। अब NH3 शिफ्टिंग वाला लिगेंड है, लेकिन अंदर शिफ्टिंग की कुछ वो नहीं है। यहाँ पर एक अलग ही चीज़ देखने को नजर आती है ना, कि ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप कराकर, है ना, यहाँ से जंप कराकर यहाँ भेज देता है, 3D से जंप कराकर भेज देता है 4p में, है ना। अब D खाली हो गया है ना, अब यहाँ पर D खाली हो गया। अब इस D को लेकर DS और 2p को लेकर यहाँ पे हाइब्रिडेशन करता है DsP2 और फिर यहाँ पर लिगेंड अपने लोन पे डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर आती है हाइब्रिडेशन DsP2 स्क्वायर प्लेनर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, ये वाला है 1 है और ये आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये यहाँ पर होता है। इस तरीके से आपकी चलती है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दैट मीन्स कब अंदर पेयरिंग हुई और कब अंदर नहीं हुई। ये तो हमने अपनी तरफ से माना कि भाई जब हेलोजन डोनर है या ऑक्सीजन डोनर है तो पेयरिंग होती हुई नजर आती है। इस थ्योरी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये जो नोट करके हमने लिखा, ये हमने खुद अपनी सहूलियत के लिए थोड़ा सा आसानी से हमें समझ में आ जाए,
बिना बताए ही अगर मैं पेयरिंग करता तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता कि कब पेयरिंग होगी कब नहीं। तो इन जनरल आपको पेयरिंग होती हुई नज़र आई, जहाँ पर कि अंदर पेयरिंग होती हुई नज़र आई जहाँ पे कि नाइट्रोजन डोनर था या कार्बन डोनर था। हेलोजन और ऑक्सीजन डोनर में हमने उनको अंदर वाले डी को एज इट इज छोड़ दिया। ये इसकी लिमिटेशन में है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये इस थ्योरी को जैसे नहीं बोलते ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, ऐसे बोलते हैं ना, ताबूत में आखिरी कील। ये इस थ्योरी जो है, ये थ्योरी जो है एक तरीके से पूरी तरीके से मैच्योर थ्योरी नहीं है। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये वही लास्ट नेल इन द कॉफिन है। इसीलिए हम अगली थ्योरी फिर पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वही सही है। लास्ट नेल इन द कॉफिन का मतलब है जब अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया तो वो अंग्रेजों की यहाँ पर जो सत्ता थी उस पर लास्ट मतलब कि उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। ये मुहावरा नहीं पढ़ा है हमने? हाँ, बस अब बहुत हो गया। ताबूत के आखिरी कील से क्या लेना देना है? ताबूत की आखिरी कील, एक ताबूत लिया, उसमें आदमी को डाला, ऊपर से ढक्कन लगाया और कील ठोक दी। अब ये लास्ट कील है, बस हो गया, ताबूत पैक हो गया, अब दफन होएगा, खत्म, अब बहुत हो गया। लास्ट नेल इन द कॉफिन, ये मतलब कॉफिन है, ठीक है, कॉफिन। तो इस थ्योरी में हमने देखा कि कई बार जो इलेक्ट्रॉन है अंदर पेयर हुआ और कई बार वो पेयर नहीं हुआ। तो हमने तो अपने अनुभव से देखा भाई जब ऑक्सीजन और हेलोजन होगा तब पेयरिंग यूजुअली नहीं होगी, कार्बन नाइट्रोजन होगा तो हमने पेयरिंग करा दी। लेकिन ये चीज इस थ्योरी ने नहीं बोली है, ये इस थ्योरी की कमी है, लिमिटेशन है। और ये जो मॉलिक्यूल है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तुमने जंप क्यों करा दिया, तुमने sp3 क्यों नहीं बनाई, इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कल हम उसमें पढ़ेंगे। और एक दो चीजें और भी हैं जो VBT की लिमिटेशन में आती हैं। इसीलिए फिर हम अगली थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि ज्यादा एडवांस थ्योरी है, वो उसमें आपको पता चलेगा। जब आप वो थ्योरी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा अच्छा ये शिफ्टिंग का चक्कर क्या था, शिफ्टिंग हो क्यों रही थी। ठीक है, तो इसको लिखिए। और ये 2-3 जो हैं ये आप खुद से बनाइएगा, ठीक।